आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। अब भू संचलन की जो क्रिया है वो मूल रूप से धरातल से संबंधित है, स्थल मंडल से संबंधित है। कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, स्थलीय भाग का जब निर्माण हुआ, तो किस प्रकार धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो भू आकार है, उनका निर्माण हुआ होगा। धरातल पर निर्मित भू आकारों की यदि अपन बात करें तो तीन प्रकार की भू आकृतियां हैं, तीन प्रकार के भू आकार, या जिसको अपन कह सकते हैं उचावच, अपन कह सकते हैं कि तीन प्रकार के उचावच हैं, तीन श्रेणियों के उचावच हैं। अपन कहें कि प्रथम श्रेणी उचावच। प्रथम श्रेणी उचावच अपन कहते हैं कि वे उचावच जिनका निर्माण सर्वप्रथम हुआ, सबसे पहले हुआ। उदाहरण के तौर पर यदि अपन कहें तो महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप और महासागर कौन सी श्रेणी के उचावच माने जाते हैं? प्रथम श्रेणी के उचावच माने जाते हैं। फिर अपन कहें द्वितीय श्रेणी के उचावच। द्वितीय श्रेणी के उचावच अपन कहते हैं कि वे उचावच जिनका निर्माण महाद्वीपों का जब निर्माण हुआ, वेगनर के सिद्धांत में अपन ने बात की थी कि कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, कैसे महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ, कैसे द्वीपों का निर्माण हुआ। तो जब महाद्वीपीय प्रवाह हो रहा था, उसके साथ धरातल पर अनेक भू आकृतियों का निर्माण हुआ, जो कौन सी श्रेणी की मानी जाती हैं? द्वितीय श्रेणी की उचावच है वो माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि अपन कहें तो पर्वत, पठार और मैदान, ये द्वितीय श्रेणी के उचावच हैं। फिर अपन कहें तृतीय श्रेणी उचावच। तृतीय श्रेणी की उचावच अपन कहते हैं कि कटक है, बेसिन है, गर्त है। तो ये कौन सी श्रेणी के उचावच माने जाते हैं? तृतीय श्रेणी के उचावच माने जाते हैं। तो धरातल पर यदि उचावचों की बात करें, धरातलीय स्वरूप की यदि अपन बात करें, तो धरातल पर तीन श्रेणियों के उचावच है, तीन प्रकार के उचावच है। प्रथम श्रेणी उचावच यानी महाद्वीप महासागर, द्वितीय श्रेणी उचावच पर्वत, पठार, मैदान, तृतीय श्रेणी उचावच कटक, बेसिन और गर्त। अब धरातल पर ये जो संचलन है, संचलन की जो क्रिया है, धरातल पर परिवर्तन की जो क्रिया है, धरातल पर निर्माण की जो क्रिया है, वो किसके रूप में मानी जाती है? भू संचलन बल के रूप में मानी जाती है। भूपटल बल जिसको अपन कह सकते हैं, भू संचलन बल भी जिसको अपन कह सकते हैं, जो धरातल पर परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, या जिनके द्वारा धरातल पर किसी न किसी रूप में परिवर्तन हुआ है। तो धरातल पर परिवर्तन करने वाले या निर्माण करने वाले जो बल हैं, वो दो प्रकार के बल हैं। एक अपन कहें अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जैसा नाम से भी स्पष्ट है कि वे बल जो धरातल के निचले भाग से क्रियाशील होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि वे बल जिनकी उत्पत्ति धरातल के निचले भाग से होती है, धरातल के अंतरतम से या भूगर्भ से जिनकी उत्पत्ति होती है, वे बल कौन से माने जाते हैं? अंतर्जात बल माने जाते हैं। दूसरे बलों की यदि अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि बहिर्जात बल। बहिर्जात बल वे बल होते हैं जो धरातल के ऊपरी भाग से क्रियाशील होंगे, जिनका उद्भव भी धरातल के ऊपर होगा और उनका प्रभाव भी धरातल के ऊपरी भाग में होगा। यानी उत्पत्ति और प्रभाव, निर्माण के रूप में कह सकते हैं तो उत्पत्ति और प्रभाव दोनों है वो धरातल के ऊपरी भाग में ही क्रियाशील होंगे। उत्पत्ति भी धरातल के ऊपरी भाग में होगी और उनसे जो प्रभाव होगा वो भी धरातल के ऊपरी भाग में होगा। तो अंतर्जात बल जो धरातल के निचले भाग से, भूगर्भ से जिनका उद्भव होगा, बहिर्जात बल जिनका उद्भव धरातल के ऊपरी भाग से होगा। तो धरातल के निचले भाग से क्रियाशील बल अंतर्जात बल होंगे, धरातल के ऊपरी भाग में क्रियाशील बल बहिर्जात बल होंगे। अंतर्जात जो बल है वो दो प्रकार के माने जाते हैं। एक अपन कहते हैं पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल अपन कह सकते हैं किसके रूप में? दीर्घकालिक बलों के रूप में, या स्लो फोर्स के रूप में, कि जिनका प्रभाव धरातल पर होगा लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव होगा। यदि धरातल पर परिवर्तन होगा, उत्पत्ति तो किसके रूप में होगी, उद्भव तो किसके रूप में होगा? अंतर्जात बलों के रूप में। लेकिन उनसे जब धरातल पर प्रभाव की क्रिया होगी, धरातल पर जब निर्माण की क्रिया होगी, तो निर्माण क्या होगा? दीर्घकालिक होगा। उसका प्रभाव होगा वो लंबे समय के बाद है वो दृष्टिगत होगा। जैसे अपन कहें कि किसी स्थल खंड में या किसी भाग में किसी स्थल खंड का ऊपर उठना यानी उत्थान का होना, या नीचे धंसना, या पर्वत निर्माण की जो क्रिया है, तो ये पर्वत निर्माण की क्रिया, उत्थान या अवतलन की जो क्रिया होती है वो किसके रूप में मानी जाती है? दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में मानी जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि वो पटल विरूपणी बल के रूप में मानी जाती है।
दूसरे होते हैं आकस्मिक बल, सडन मूवमेंट जिसको अपन कह सकते हैं। आकस्मिक बल वे अंतर्जात बल होते हैं जिनकी उत्पत्ति भूगर्भ से हो, लेकिन उनका प्रभाव धरातल पर कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनटों में धरातल पर दृष्टिगत हो जाता हो। उदाहरण के तौर पर यदि अपन कहें कि आकस्मिक जो बल है वो किसके रूप में, जैसे अपन कहें कि ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी उद्गार होगा, या भूकंप की क्रिया, धरातल के कंपित होने की जो क्रिया होगी, या हिमस्खलन होगा, हिमाच्छादित प्रदेश में हिम की सेलों का ढाल के अनुरूप नीचे की ओर खिसकना, या भूस्खलन की जो क्रिया होगी, पर्वतीय जो क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय जो भाग है वहां पे चट्टानों का नीचे की ओर धंसना या नीचे की ओर खिसकना, किसके रूप में, भूस्खलन के रूप में। तो चाहे अपन कहें कि ज्वालामुखी क्रिया, चाहे अपन कहें भूकंप की क्रिया, चाहे अपन कहें हिमस्खलन, चाहे अपन कहें भूस्खलन, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो कौन से प्रभाव के रूप में मानी जाती हैं, सडन मूवमेंट के रूप में मानी जाती हैं, आकस्मिक प्रभाव के रूप में मानी जाती हैं, या अपन कह सकते हैं कि आकस्मिक बलों के रूप में मानी जाती है। जबकि उत्थान की जो क्रिया है, या अवतलन नीचे धंसने की जो क्रिया है, या पर्वत निर्माण की जो क्रिया है, वो किसके रूप में मानी जाती है, पटल विरूपणी बल के रूप में मानी जाती है, या अपन कह सकते हैं दीर्घकालिक बलों के रूप में मानी जाती है। तो ये तो बात आती है अंतर्जात बलों की। दूसरी बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल जैसा अभी अपन ने कहा कि धरातल के ऊपरी भाग से क्रियाशील होंगे और उनका जो प्रभाव होगा वो भी धरातल के ऊपरी भाग में होगा। अब वो बहिर्जात बल किसके रूप में क्रियाशील होते हैं, अनाच्छादन के रूप में। अब अनाच्छादन की जो क्रिया है वो धरातल पर तीन रूपों में होती है। एक अपन कहते हैं अपक्षय, एक अपन कहते हैं परिवहन, और एक अपन कहते हैं अपर्दन। तीन रूपों की क्रिया होगी, अपक्षय के रूप में, परिवहन के रूप में और अपर्दन के रूप में। अपक्षय क्या है, अपक्षय होता है कि चट्टानों का विस्तार से अपन बात, अपक्षय का अपना अलग से एक टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे। तो अपक्षय जैसा नाम से भी स्पष्ट है, अप यानी अपने स्थान पर, क्षय यानी टूटना। तो चट्टानों के टूटने की जो क्रिया होगी, जिसमें केवल चट्टानों के टूटने या बिखरने या खंडित होने की क्रिया होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, अपक्षय। फिर दूसरी बात आती है परिवहन। परिवहन में होता है कि टूटी हुई चट्टानों का स्थानांतरण, केवल स्थानांतरण की जो क्रिया होगी, उनकी गतिशीलता की जो क्रिया होगी, स्थान परिवर्तन की जो क्रिया होगी, उसे अपन क्या कहेंगे, परिवहन। फिर तीसरा आता है अपर्दन। अपर्दन होता है दोनों का सम्मिलित रूप, कि अपक्षय प्लस परिवहन, दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कह सकते हैं, अपर्दन। क्योंकि अपर्दन में दोनों क्रियाएं होंगी, अपर्दन में चट्टानों के टूटने की क्रिया भी होगी और अपर्दन में टूटी हुई चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव भी होगा। यानी दोनों क्रियाएं हैं, टूटना भी होगा, बिखरने की क्रिया भी होगी, और उनका किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम होता है कि जिसके द्वारा चट्टानों का टूटना और टूटकर उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होना, जिसको अपन माध्यम कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, स्रोत कह सकते हैं, प्रक्रम अपन कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि अपन कहें कि मरुस्थलीय यदि प्रदेश है तो वहां पे अपर्दन की जो क्रिया होगी वो पवनों के द्वारा होगी। हिमाच्छादित प्रदेश है तो अपर्दन की जो क्रिया होगी हिमनद या हिमानी के द्वारा होगी। समुद्रों का, सागरों का तटवर्ती भाग है, महासागरों का तटवर्ती भाग है, तो अपर्दन की जो क्रिया होगी वो सागरीय लहरों के द्वारा होगी। चूना प्रधान क्षेत्र है तो अपर्दन की जो क्रिया होगी वो भूमिगत जल के द्वारा होगी। उच्च पर्वतीय क्षेत्र है तो अपर्दन की क्रिया नदी जल के द्वारा होगी। तो जिसके द्वारा अपर्दन होगा, अपर्दन यानी चट्टानों का टूटना और टूटकर प्रवाहित होना, दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहेंगे, अपर्दन। तो अनाच्छादन की जो क्रिया है जिसमें अपक्षय होगा, परिवहन होगा और अपर्दन होगा, और ये अपर्दनकारी जो बल है, जैसे अपन ने कहा कि नदी जल है, पवने हैं, या हिमनद है, हिमानी है, भूमिगत जल है, सागरीय लहरें हैं, वो धरातल पर किसके रूप में क्रियाशील होते हैं, बहिर्जात बलों के रूप में। तो धरातल पर संचलन करने वाले, परिवर्तन करने वाले, निर्माण करने वाले जो बल हैं वो दो प्रकार के हैं। एक अपन कह रहे हैं अंतर्जात बल जो धरातल के निचले भाग से क्रियाशील होंगे, दूसरे अपन कह रहे हैं बहिर्जात बल जो धरातल के ऊपरी भाग से क्रियाशील होते हैं। अब अपन यहाँ बात करते हैं पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल जिसको अपन ने कहा कि दीर्घकालिक बल जिसको अपन ने कहा, तो दीर्घकालिक जो बल है वो धरातल पर दो रूपों में क्रियाशील होते हैं। एक तो होते हैं महादेशजनक बल जिसको महाद्वीप निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिसका मूल रूप से जो प्रभाव है वो किस पर होगा, स्थल खंडों पर होगा, जिसमें स्थल खंडों में दो प्रकार की क्रिया होगी। एक तो स्थल खंडों के ऊपर उठने की क्रिया होगी, यदि स्थल खंड अपने समीपी सतह से ऊपर उठता है या स्थल खंड
के ऊपर उठने की क्रिया होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऊपरी मुखी बल। और यदि उस स्थलखंड के नीचे की ओर धंसने की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अधोमुखी बल कहा जाता है। यानी अपवार्ड ऊपरी मुखी बल, डाउनवार्ड अधोमुखी बल। अब महाद्वीप निर्माणकारी जो क्रिया होगी वो दो रूपों में होगी, या तो उत्थान होगा या उसके पतन की क्रिया होगी। यानी या तो उसके ऊपर उठने की क्रिया होगी या उसके नीचे धंसने की क्रिया होगी। ऊपर उठने की क्रिया होगी तो ऊपरी मुखी बल होगा, और उसके नीचे धंसने की क्रिया होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे, अधोमुखी बल कहेंगे। अब ऊपर उठने की जो क्रिया है वो भी दो रूपों में है, किसके आधार पर, धरातलीय संरचना के आधार पर, नहीं स्थलीय और जलीय भागों के आधार पर। यदि कोई स्थलखंड अपनी समीपी सतह से यदि ऊपर उठता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उत्थान। यदि स्थलखंड ऊपर उठे, कोई स्थलखंड यदि अपनी समीपी सतह, और समीप में भी क्या होना चाहिए, स्थलखंड ही होना चाहिए, तो स्थलखंड का कोई भाग यदि समीपी सतह से ऊपर उठता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उत्थान। और यदि तटवर्ती भाग अपनी समीपी सतह से ऊपर उठे, तटवर्ती भाग, क्योंकि जलीय भाग की बात अपन कर रहे हैं, तो तटीय भाग यदि अपनी समीपी सतह से ऊपर उठता है तो उसे क्या कहा जाता है, निर्गमन कहा जाता है। स्थलखंड अपनी समीपी सतह से ऊपर उठे तो उत्थान, तटवर्ती भाग यदि समीपी सतह से ऊपर उठे तो क्या कहा जाएगा, निर्गमन कहा जाएगा। ये तो बात होती है ऊपरी मुखी बल की, यानी ऊपर उठने की। फिर दूसरी बात होती है अधोमुखी बल, जिसमें नीचे की ओर धंसने की क्रिया होती है। तो यहाँ पर भी वही दो बात आती है स्थलीय भाग और जलीय भाग के अनुरूप, कि यदि स्थलीय भाग अपनी समीपी सतह से नीचे धंसे तो क्या कहलाता है, अवतलन। यदि स्थलखंड अपनी समीपी सतह से नीचे धंसता है तो अवतलन होगा, और यदि तटवर्ती भाग अपनी समीपी सतह से नीचे धंसता है तो उसे क्या कहा जाएगा, निमज्जन कहा जाएगा। निर्गमन की जो क्रिया है वो किसी भी भाग में हो सकती है, जबकि निमज्जन की जो क्रिया होगी केवल सागरों के तटवर्ती भाग में होगी। दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। अब पर्वत निर्माणकारी जो बल है जिसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, तनाव अपन कह सकते हैं जिसमें चट्टानों का या स्थलखंड का जो संचलन है वो विपरीत दिशा में होगा। संपीड़न, जिसमें संचलन की जो क्रिया होगी वो आमने सामने होगी। यहाँ पे आप देखिए पर्वत निर्माणकारी बल अपन कह रहे हैं जिससे धरातल पर उच्च भूभाग का निर्माण हो। अब पर्वत निर्माण की बात में वेगनर के सिद्धांत में भी, वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी अपन ने बात की थी कि पर्वतों का जो निर्माण है वो दो रूपों में होगा, या तो तनाव या संपीड़न के रूप में। अब तनाव की जो क्रिया है वो दो रूपों में होती है। अपन ने कहा कि तनाव में क्या होगा, उसके टूटने की क्रिया होगी। तनाव में क्या होगा, टूटने की क्रिया होगी, यानी उसके विपरीत दिशा में संचलन होगा। संपीड़न में क्या होगा, संचलन की जो क्रिया होगी वो आमने सामने होगी। तनाव की जो क्रिया है, तनाव से चटकन यानी चट्टानों के चटकने की क्रिया होगी, उनमें दरार निर्माण की क्रिया होगी। भ्रंश होता है गहरी घाटी का निर्माण होना। जब संचलन विपरीत दिशा में होगा तो उनके मध्य में क्या होगा, गहरी घाटी का निर्माण होगा। फोल्ट, जिसको अपन कह सकते हैं विभंग होता है टूटना, यानी टूटने की क्रिया। केवल चटकन है, दरार निर्माण है तो चटकन होगा, और गहरी खाई का यदि निर्माण होता है, गहरे भाग का यदि निर्माण होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, भ्रंश कहेंगे। तो भ्रंश है वो किसका परिणाम है, तनाव का, जिसमें संचलन क्या हो, विपरीत दिशा में हो, क्योंकि विपरीत दिशा में संचलन होगा तभी उनके मध्य में गहरे भाग का निर्माण होगा। संपीड़न होता है संचलन की क्रिया जब आमने सामने हो। अब ये भी दो प्रकार का है। वलन अपन कहते हैं फोल्ड होता है मोड़। भ्रंश में अपन ने कहा था फोल्डिंग, बंकन, टूटना, बंक होना, टूटना। और फोल्डिंग होता है मोड़, घुमाव का जब निर्माण होगी। जब चट्टानों का संचलन जो आमने सामने होगा तो दबाव की अधिकता के कारण, संपीड़न अपन कहते हैं दबाव के रूप में, प्रेशर जिसको अपन कह सकते हैं दबाव के रूप में। तो जब चट्टानों का संचलन आमने सामने होगा तो दबाव की अधिकता के कारण उस मध्य के क्षेत्र में, मध्य की चट्टानों में, मध्य के स्थल खंड में क्या होगा, मोड़ निर्माण होगा, यानी घुमाव का निर्माण होगा। और वो घुमाव क्या कहलाता है, वलन कहलाता है। दूसरा है संवलन। यदि विस्तृत क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में यदि मोड़ निर्माण की क्रिया हो तो उसे क्या कहा जाएगा, संवलन कहा जाएगा। और सूक्ष्म क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में यदि घुमाव या मोड़ निर्माण की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है, वलन कहा जाता है। तो पर्वत निर्माणकारी जो बल है वो दो रूपों में क्रियाशील होंगे, तनाव के रूप में जिसमें संचलन विपरीत दिशा में होगा, संपीड़न जिसमें संचलन की जो क्रिया होगी आमने सामने होगा, तनाव के कारण चटकन भ्रंश की क्रिया होगी, संपीड़न के कारण वलन और संवलन। यानी भ्रंश होता है
टूटना, बंकन होना, टूटना, फोल्डिंग। और वलन होता है मोड़ निर्माण, जिसमें घुमाव का निर्माण होगा। यहाँ पे आप देखिए, अभी अपने बात की थी अर्थ मूवमेंट में, अपने कहा था कि अंतर्जात बल, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स है वो इंटीरियर यानी अंतर्जात, वो भी किसके रूप में, सडन यानी आकस्मिक, स्लो यानी दीर्घकालिक, पटल विरूपणी जिसको अपने कहा था। सडन में अपन कह रहे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है यानी ज्वालामुखी है, भूकंप है, भूस्खलन है। स्लो पटल विरूपणी बल जिसको अपने कहा था, दीर्घकालिक अपने कहा था माउंटेन बिल्डिंग है, पर्वत निर्माण की जो क्रिया है। दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स जिसको अपने कहा था बहिर्जात बल। बहिर्जात बल किसके रूप में, अपर्दन और अपक्षय के रूप में। अब बात आती है वलन के प्रकार। अब वलन किसके द्वारा, वलन का जो निर्माण होगा वो किसके रूप में होगा, संपीड़न के रूप में होगा। अब संपीड़न में क्या होगा, जैसे अपने पहले भी बात की थी, वलन फोल्ड में क्या होगा, घुमाव मोड़ बनेंगे। यहाँ पे आप वलन के प्रकार को आप देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि वलन की जो भुजाएं हैं, जो मोड़ बने हुए हैं, वो मोड़ ही क्या कहलाते हैं, वलन कहलाते हैं। फोल्ड, मोड़, घुमाव जिसको अपन कह सकते हैं। और उन मोड़ या घुमाव के आधार पर यदि अपन बात करें तो वलन के प्रकार की यदि अपन कहें तो सबसे पहले ये बात अपन कर रहे हैं सम्मित वलन। सम्मित वलन जैसा नाम से भी स्पष्ट है कि दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा, समान होगा। आप इस डायग्राम में ये वाली, इस डायग्राम को आप देखिए, वलन है, ये चट्टानों की भुजाएं हैं और भुजाओं की ये जो झुकाव है, तो दोनों भुजाओं के झुकाव समान है। तो दोनों भुजाओं के झुकाव यदि समान है तो कौन सा वलन होगा, सम्मित वलन होगा। दोनों भुजाओं के झुकाव यदि समान हो तो कौन सा वलन होगा, सम्मित वलन होगा। दूसरा है असम्मित वलन। असम्मित वलन क्या होगा, जिसमें एक भुजा का झुकाव कम होगा और दूसरी भुजा का झुकाव है वो अधिक होगा। तीसरा है एकनत वलन। एकनत वलन क्या होगा, जिसकी एक भुजा झुकी हुई हो, यानी जिसमें एक भुजा क्या होगी, झुकी हुई होगी। यहाँ पे आप देखिए ये एकनत वलन है, जिसमें एक भुजा क्या है, झुकी हुई है। दूसरा है समनत वलन, जिसमें दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा, समान होगा, जिसमें दोनों भुजाएं क्या हो, समान रूप से झुकी हुई हो। तीसरा है परिवलित वलन, जिसमें दोनों भुजाएं परस्पर झुकी हुई हो, जिसमें दोनों भुजाएं झुकी हुई हो। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते, जिसमें दोनों भुजाएं हैं वो झुकी हुई हो, तो दोनों भुजाएं जहाँ पे झुकी हुई हैं वो क्या होगा, परिवलन होगा। तीसरा है अगला है प्रतिवलन। प्रतिवलन होता है कि एक भुजा दूसरी भुजा पर झुकी हुई होती है। जब एक भुजा क्या होगी, दूसरी भुजा पर झुकी हुई होगी। यहाँ पे आप देखिए कि एक भुजा दूसरी भुजा पर क्या है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा इसके ऊपर झुकी हुई है। जब एक भुजा दूसरी भुजा पर झुकी हुई होती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिवलन कहा जाता है। पंखावलन, फेन फोल्डिंग जिसको अपन कह सकते हैं। तो फेन फोल्डिंग क्या होगा कि जब अभिनति और अपनति, अभिनति होता है कि ऊपर उठा हुआ भाग, किसी भी स्थल खंड का ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, अभिनति, और नीचे दसा हुआ भाग क्या कहलाता है, अभिनति। जैसे इस डायग्राम की बात करें जहां पे एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर उठा हुआ जो भाग है ये तो क्या कहलाता है, अपनति, अप यानी ऊपर। नीचे दसा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है, अभिनति। और कई अपनति और अभिनतियों के मिलने से जो वलन का निर्माण होगा उसकी आकृति किसके समान होती है, पंखे के समान। कई अपनति और अभिनतियों के मिलने से उस वलन की, उस फोल्ड की आकृति किसके समान हो जाती है, पंखे के समान, जिसको पंखा वलन कहा जाता है। खुला वलन, ओपन फोल्ड जिसको अपन कह रहे हैं। खुला वलन वो होता है जिसमें दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक हो। जिसमें 90 डिग्री से अधिक का यदि कोण होगा तो वो कौन सा वलन होगा, खुला वलन। और जिसमें भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम होगा, जिसमें 90 डिग्री से कम होगा वो कौन सा वलन होगा, बंद वलन होगा। खुला जिसमें 90 डिग्री से अधिक हो, बंद जिसमें झुकाव है वो 90 डिग्री से कम हो। अगला है गिरवा खंड। गिरवा खंड उस क्षेत्र में निर्मित होंगे जहां पे संचलन की क्रिया है वो अधिक हो, या संपीड़न की जो क्रिया है वो अधिक हो, दबाव की जहां पे अधिकता हो, जहां पे चट्टानों का एक भाग टूटकर दूसरी चट्टान के ऊपर जब वो चढ़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, गिरवा खंड कहा जाता है, जिसको नापे भी कह सकते हैं, नापे। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की
जो फोल्ड है, वलन है, उनकी अधिकता है, क्योंकि वहां पे संचलन की जो क्रिया है वो अधिक है, दबाव की अधिकता है, जिसके कारण चट्टानें टूटकर दूसरी चट्टान के ऊपर आरोपित हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए संपीड़न अधिक होने पर जब वलन की एक भुजा खिसक कर दूसरे पर चढ़ जाती है तो वलन की एक भुजा टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? गिरवा खंड, या जिसको क्या कहा जाता है? नापे कहा जाता है। तो वलन के प्रकार की अपन बात करें तो एक बार के लिए वापस अपन बिल्कुल संक्षिप्त में, मैंने यहाँ पे पीपीटी में बिल्कुल संक्षिप्त में लिखा है जिससे कि आपको आसानी से याद रह जाए। तो सम्मित वलन, दोनों भुजाओं के झुकाव समान। असम्मित वलन, जिसमें एक भुजा का झुकाव अधिक होगा, दूसरी भुजा का झुकाव कम होगा। एकनत वलन, जिसमें एक भुजा झुकी हुई होगी। समनत वलन, जिसमें दोनों भुजाओं का झुकाव समान होगा। परिवलित वलन, जिसमें दोनों भुजाएं परस्पर झुकी हुई होंगी। प्रतिवलन, एक भुजा है वो दूसरी भुजा पर झुकी हुई होगी। पंखा वलन, अपनतियों और अभिनतियों के मिलने से पंखे नुमा आकृति का निर्माण होगा, जिसको अपन पंखा वलन कहते हैं। खुला वलन, जिसमें कोण 90 डिग्री से कम हो, बंद 90 डिग्री से अधिक हो। बंद वलन, जिसमें दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो। गिरवा खंड, जब संपीड़न की अधिकता के कारण वलन की एक भुजा यदि खिसक कर या टूटकर दूसरी भुजा पर जब आरोपित हो जाती है या चढ़ जाती है या झुक जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? गिरवा खंड कहा जाता है। तो ये तो बात होती है वलन की। अब अपन बात करते हैं भ्रंश। भ्रंश जैसा अपने पहले भी बात की थी, फोल्डिंग, बंकन, बंकन यानी टूटने की क्रिया होगी। वलन अपने कहा था फोल्ड, फोल्ड जिसमें मोड़ होगा, घुमाव का निर्माण होगा। भ्रंश, भ्रंश होता है कि जब चट्टानों का संचलन विपरीत दिशा में होगा तो उनके मध्य में गहरे भाग का निर्माण होगा या गहरी खाई का निर्माण होगा, जिसको रिफ्ट वैली भी कहा जाता है, रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है। तो जो रिफ्ट वैली है वो किसका परिणाम मानी जाती है? भ्रंश घाटी का ही परिणाम मानी जाती है। तो यदि भ्रंश की अपन बात करते हैं तो भ्रंश है वो मूल रूप से 4 प्रकार के, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। सामान्य भ्रंश, सामान्य भ्रंश वो भ्रंश होता है जिसमें चट्टानों का स्थल खंड का खिसकाव क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा, जिसमें संचलन क्या हो? विपरीत दिशा में हो। जब संचलन विपरीत दिशा में होगा तो वो भ्रंश कौन सा माना जाएगा? सामान्य भ्रंश माना जाएगा। दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश, जिसमें खिसकाव क्या होगा? आमने सामने होगा, जिसमें खिसकाव क्या हो? आमने सामने हो, वो व्युत्क्रम भ्रंश होगा। तीसरा है पार्श्विक भ्रंश, जिसमें खिसकाव भ्रंश तल के सहारे हो। यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें जो खिसकाव है वो एक दूसरे के समानांतर हो रहा है। तो एक दूसरे के समानांतर जब खिसकाव हो रहा है तो वो कौन सा भ्रंश होगा? पार्श्विक भ्रंश होगा। सामान्य भ्रंश में अपने कहा खिसकाव विपरीत दिशा में, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? सामान्य भ्रंश का है। ये जो डायग्राम है वो आपका कौन सा है? व्युत्क्रम भ्रंश का है। चौथी अपन बात करें सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश अपन कहते हैं कि भ्रंश तल का ढाल एक ही दिशा में हो और सीढ़ी नुमा आकृति में यदि उनका निर्माण हो। यहाँ पे इसको आप देखिए, ये सीढ़ी नुमा आकृति में इसका निर्माण है। तो सीढ़ी नुमा आकृति में यदि निर्माण होगा तो वो भ्रंश कौन सा माना जाएगा? सोपानी भ्रंश माना जाएगा। तो भ्रंश से है वो मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें खिसकाव विपरीत दिशा में होगा, सामान्य भ्रंश होगा। खिसकाव आमने सामने होगा, व्युत्क्रम भ्रंश होगा। खिसकाव भ्रंश तल के सहारे होगा, अगल बगल से होगा, समानांतर होगा। इस डायग्राम को आप देखिए, जब समानांतर होगा, अगल बगल से खिसकने की क्रिया होगी तो पार्श्विक होगा। और यदि भ्रंश तल का ढाल एक ही दिशा में हो और सीढ़ीनुमा आकृति में यदि खिसकाव की यदि क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सोपानी भ्रंश कहा जाता है। तो ये अपन ने बात की थी भू संचलन की, कि धरातल पर परिवर्तन करने वाले जो बल हैं या परिवर्तन करने वाले जो बल हैं, निर्माणकारी जो बल हैं, वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक अपन ने कहा कि अंतर्जात बल और दूसरा अपन ने कहा बहिर्जात बल। बहिर्जात बल जैसा अपन ने कहा कि 3 रूपों में होगा, अपर्दन के रूप में होगा, अपक्षय के रूप में होगा, परिवहन के रूप में होगा। दूसरी अपन ने बात की कि अपर्दन है वो किसके रूप में? नदी जल के द्वारा, पवनों के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, हिम नदी के द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा। दूसरी अपन ने बात की अंतर्जात बल, वे बल जो धरातल के निचले भाग से भूगर्भ से क्रियाशील होंगे, लेकिन प्रभाव किसके ऊपर होगा? धरातल के ऊपर होगा, क्योंकि बहिर्जात बल का उद्भव भी धरातल के ऊपरी भाग से होता है और प्रभाव भी धरातल के ऊपरी भाग में होगा। लेकिन अंतर्जात जो बल हैं उनका उद्भव तो भूगर्भ से होगा, निचले भाग से होगा, लेकिन प्रभाव कहाँ पे होगा? धरातल के ऊपरी भाग में होगा। अब वो प्रभाव की जो क्रिया होगी वो 2 रूपों में होगी। प्रभाव कैसे होगा? 2 रूपों में होगा। एक अपने कहा कि दीर्घकालिक प्रभाव होगा। दीर्घकालिक प्रभाव जैसे अपने कहा कि महाद्वीप निर्माणकारी,
जिसको अपने कहा कि ऊपरी मुखी बल, अधोमुखी बल। दूसरा अपने का पर्वत निर्माणकारी, जिसमें अपने कहा कि तनाव, संपीड़न। और तनाव संपीड़न में भी अपन ने दूसरी अपन ने बात की थी आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में अपन ने कहा कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है। तो भूकंप ज्वालामुखी के आगे अपन विस्तार से बात भी करेंगे, इसलिए आज अपन ने यहाँ पे डिटेल से विस्तार से उनकी बात नहीं करी। तो आकस्मिक बल जो अंतर्जात बल है, अपन ने कहा कि दो प्रकार के, एक तो दीर्घकालिक और एक आकस्मिक। आकस्मिक अपने कहा कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, ये आकस्मिक बल के रूप में। दूसरा अपने का दीर्घकालिक पटल विरूपणी बल, जिसको अपन कह रहे हैं। तो पटल विरूपणी बल धरातल पर दो रूपों में क्रियाशील होते हैं। एक तो होते हैं महाद्वीप निर्माणकारी, जिसको महादेश जनक बल भी कहते हैं। दूसरा अपने कहा कि पर्वत निर्माणकारी। तो महादेश जनक बल दो रूपों में अपने कहा कि ऊपरी मुखी बल, जिसमें उत्थान होगा, ऊपर उठने की क्रिया होगी। दूसरा अपने का अधोमुखी बल, जिसके नीचे धंसने की क्रिया होगी। दूसरा अपन ने बात की पर्वत निर्माण करी। पर्वत निर्माण करी अपन ने कहा कि तनाव और संपीड़न। तनाव में क्या होगा, संचलन विपरीत दिशा में होगा। संपीड़न में क्या होगा, संचलन आमने सामने होगा। अब तनाव में दो क्रिया होती है, एक तो चटकन होता है, एक भ्रंश होता है। संपीड़न में भी दो क्रिया होंगी, एक वलन होगा और एक संवलन होगा। तो भ्रंश मूल रूप से अपन बात करते हैं भ्रंश और वलन की। तो भ्रंश तो क्या होता है, जिसमें संचलन विपरीत दिशा में होगा और मध्य में गहरी खाई का, गहरे भाग का निर्माण होगा। भ्रंश अपने कहा कि चार प्रकार का है। सामान्य भ्रंश है, संचलन है वो विपरीत दिशा में होगा। व्युत्क्रम भ्रंश है, संचलन है वो आमने सामने होगा। पार्श्विक है, अगल बगल से होगा, समानांतर होगा। सोपानी है, सीढ़ीनुमा आकृति में होगा। फिर अपने कहा वलन। वलन में क्या होता है, फोल्ड, मोड़ निर्माण, घुमाव का निर्माण होगा। संपीड़न होगा तो मध्य का जो पदार्थ होगा उसमें क्या होंगे, मोड़ बनेंगे, घुमाव बनेंगे। वो किसके रूप में होंगे, वलन के रूप में। छोटे क्षेत्र में है तो वलन, और विस्तृत क्षेत्र में है तो उसे अपन क्या कहेंगे, संवलन कहा जाएगा। तो ये आज का अपना जो टॉपिक था, भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। तो अर्थ मूवमेंट की जो क्रिया है वो धरातल पर दो रूपों में अपन ने कहा कि अंतर्जात बलों के रूप में और अपन ने कहा बहिर्जात बलों के रूप में। तो शायद आपके टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि जो भू संचलन है वो किस रूप में होगा, दो बलों के रूप में होगा, अंतर्जात के रूप में होगा और बहिर्जात के रूप में होगा।